और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार नॉमिनेशन करेंगे। वहीं नामांकन के बाद कांग्रेस की जनसभा होगी, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा समेत कई कांग्रेस विधायक मौजूद होंगे और बसंत कुमार के लिए वोट की अपील करेंगे। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इस दौरान शामिल भी होंगे। तो बसंत कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, क्योंकि आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक जनसभा भी की जाएगी नामांकन के बाद, और इस जनसभा में भी कई बड़े कांग्रेस के नेता जो हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव कि नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बसंत कुमार वो अपना आज पर्चा दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान जो कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि नामांकन के बाद कांग्रेस की जनसभा भी होगी। बागेश्वर लिए चलेंगे सहयोगी सुष्मिता हमारे साथ जुड़ गए। सुष्मिता, जरा बताइए, नामांकन आज आखिरी दिन है, कांग्रेस की तरफ से किस तरह की तैयारी और जो पर्चा दाखिल करना है उसका क्या समय रखा गया है? जी, आज नॉमिनेशन का आखिरी तारीख है। उसमें आज कांग्रेस सहित कई अन्य पार्टियां भी अपना नामांकन भरेंगी। बात करें कांग्रेस की, तो जो कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार हैं वो लगभग 12 बजे अपना नामांकन भरेंगे और उसके बाद एक जुलूस निकालते हुए नुमाइश की ओर जाएंगे और वहां पे एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और साथ ही हरीश रावत के आने की भी संभावना है और अन्य कई जो कांग्रेस विधायक हैं वो भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे और नामांकन को जितना से अच्छा वो बना सके इससे जनता के बीच जाएंगे और जनसभा संबोधित करेंगे, जिसमें वो जनता को कांग्रेस की जो भी नीति है उनके बारे में बताएंगे। और कांग्रेस जो कल बीजेपी का नामांकन हुआ था उसके बाद उससे भी अच्छा जनसभा करना चाहती है, तो लगातार उसकी तैयारी में जुटी हुई है और अपनी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। बिल्कुल सुष्मिता, अगर मुद्दों की बात कर ले, बागेश्वर के मुद्दे क्या है, जनता का रुख क्या है? जी, बात करें मुद्दों की तो जनता एक तरफ जो कांग्रेस अपने मुद्दे लेके आ रही है, तो वही जो बीजेपी के जो संवेदना है वो उन पे भारी भी पड़ रही है। जो लोगों की संवेदनाएं जुड़ी है बीजेपी के साथ और उनके कैंडिडेट के साथ, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उन पर भारी पड़ रहे हैं और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लोगों बिल्कुल सुष्मिता, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। हालांकि जनता किसको आशीर्वाद देती है वो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो कल बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने पार्वती दास ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। पार्वती दास ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। यहाँ पर उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता को सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताया। सीएम ने दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के कार्य के प्रति समर्पण की भी बात कही। वहीं सीएम ने पार्वती दास को विजयी बनाने की अपील भी की है। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करेंगे। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी चल रही है। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। वहीं तैयारियों को लेकर सीएम सलाहकार समूह की मीटिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे। सुबह 11 बजे से मीटिंग होगी जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा होगी। तो आज सीएम धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर एक बैठक करेंगे। एक होटल में ये 11 बजे मीटिंग होगी। देहरादून से सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइए, इन्वेस्टर समिट को लेकर जो आज मीटिंग होनी है वो कितनी अहम है और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इन्वेस्टर समिट को लेकर?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ था पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का मार्च के महीने में, तब से इस बात की बातें थी कि इस साल के आखिर में एक इन्वेस्टर समिट यहां पर किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट का मकसद यही है कि जो भी क्षेत्र उत्तराखंड में है, चाहे वो पर्यटन का हो, आयुष का हो या दूसरे जितने सेक्टर्स है, उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए और कितना निवेश इसमें बाहर से आए, वो चाहे भारत के कारोबारी हो या विदेश में रहने वाले जो कारोबारी जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह पॉलिसीज को ईजी किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर जमीन का जो लैंड बैंक बनाने की बात है कि अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो उस इंडस्ट्री को यहाँ पर जमीन मुहैया कराई जाए। तो मुख्यमंत्री आज खुद ये बैठक लेने वाले हैं 11 बजे, और ये उनके एडवाइजर ग्रुप की बैठक है जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे और दूसरे तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्योंकि दिसंबर में प्रस्तावित है तो उम्मीद यही है कि अगले 2 महीने में इसकी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और इन्वेस्टमेंट कहां से आए इसको लेकर बात होगी। इन्वेस्टमेंट अगर जहां पर इन्वेस्टर आता है तो उसको किस तरह की सहूलियत दी जाए, इन्वेस्टर उत्तराखंड से दूर ना भागे, ये मेन एक कोर फोकस इस बैठक का रहेगा। उसके बाद 1:15 बजे चीफ सेक्रेटरी एस.एस. संधू खुद इसकी एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और ये बताएंगे कि सरकार का जो प्लान है उस प्लान पर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना है और कैसे इस पर आगे वर्क किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपांकर, हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से अब में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है, इन्वेस्टर भरोसा कर पा रहे हैं और आपने ये भी देखा है कि जिस तरह से पलायन को रोकने की कवायद सरकार के द्वारा की गई थी, अब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उत्तराखंड में इन्वेस्ट कर सके, उनको सेफ माहौल मिल सके, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। बिल्कुल, इससे पहले जब 2017 में यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 2018 में यहां पर इन्वेस्टमेंट समिट किया गया था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे। उसके बाद कुछ निवेश आया, लेकिन बीते अगर देखें 2018 से लेकर 2023 की जो जर्नी रही, यहां पर 2 साल कोविड के रहे, वहां पर बहुत मुश्किलात रहे, कई इंडस्ट्री को इससे परेशान होना पड़ा, तमाम यहां पर नौकरियों की दिक्कतें रही। लेकिन अब जब पुष्कर सिंह धामी इस सरकार का दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल और दिसंबर का जब महीना है, उसमें प्लान यही है कि जो इंडस्ट्री यहां पर आए, वो इंडस्ट्री यहां पर जब आएगी तो पैसा लेकर भी आएगी। और खास बात यह कि उत्तराखंड के युवाओं को जो रोजगार के लिए दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों में भागना पड़ता है उत्तराखंड से बाहर, उनको यहां पर रोजगार मिले। तो सरकार के लिए चैलेंज यह है कि एक तो पहले इन्वेस्टर को आप यहां पर लाए, इन्वेस्टर को सहूलियतें दे, वो अपनी इंडस्ट्री यहां पर सेटल करे और इंडस्ट्री सेटल होने के बाद यहां के युवा को उसमें रोजगार मिले। तो यह अगर भरोसा पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट जगा पाती है और इस पर काम कर पाती है तो एक बड़ी जीत होगी 2027 में, खासतौर पर धामी गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा और उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं, ऋषिकेश में बाढ़ के पानी की मार पड़ी है और बाढ़ के पानी ने तीर्थ नगरी के सौंदर्य को बिगाड़ कर रख दिया है। सड़क, घाट, आरती स्थल सब पर पानी की मार पड़ी है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश से गंगा के साथ सहायक नदियां उफान पर आ गई थी, जिससे कि कई जगह भारी बर्बादी हुई थी। वही तीर्थ नगरी की खूबसूरती पर भी बारिश का असर पड़ा है। तो आशीष डोभाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया। आशीष, किस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब जानकारी ये मिल रही है कि ऋषिकेश में लगातार भारी बारिश की वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अभी फिलहाल कैसी स्थिति? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट जो है उसके पूरे प्लेटफॉर्म पर पानी आ गया था और वहाँ G20 के 2 कार्यक्रम हुए थे, जिसके कारण सौंदर्यकरण के बहुत सारे चीजें वहां लगी थी, तो सारी की सारी पानी में बह गई हैं और जो सौंदर्यकरण था वो पूरा पीछे छूट गया है। यहाँ घाट को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे थे और यहाँ की सुंदरता, जो त्रिवेणी घाट की सुंदरता थी, वो देखने लायक थी। लेकिन अब यहाँ 4-4 फीट के आसपास की रेत जमी हुई है और जितना सौंदर्यकरण का काम हुआ था वो सारा पानी में बह गया है, जिसके चलते अभी स्थिति बड़ी खराब सी नजर आ रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पानी अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगा है और जिससे अब राहत की बात ये करी जा रही है कि मौसम विभाग ने भी अभी 2-4 दिनों तक बारिश की जो संभावना है व्यक्त नहीं करी है, जिससे हालात धीरे धीरे काबू में आएंगे और सौंदर्यकरण का जो कार्य है वो धीरे धीरे फिर अपनी पटरी पर लौटेगा। अभी जो पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ घाट के, और जो अच्छे और महंगी चीजें यहाँ लगी थी, उपकरण लगे थे, वो सारे के सारे पानी में बह गए। तो एक कह सकते हैं कि G20 लगातार कार्य किया जा रहा है सौंदर्यकरण को लेकर भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास नगर से खबर मिल रही है, जहां पर भू धसाव से जाखन गांव पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। पूरा गांव पहाड़ के साथ ही दरक गया है। हालांकि इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और कुछ ही परिवार सामान तक निकाल पाए हैं। पूरे परिवार में 22 परिवार रहते हैं, जिसमें कि 18 परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए हैं।
सिर्फ 4 परिवारों के मकान बचे हुए हैं। कई मकानों में दरारें आ गई हैं, यहाँ तक कि सड़कों में भी चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं। घटना कल दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गांव का दौरा किया, साथ ही प्रशासन की टीम ने भी दौरा किया। फिलहाल लोगों को पास के ही स्कूल में बनाए राहत शिविरों में रखा गया है। थोड़ा सा गांव में हो रहा था काफी समय से, जिस तरह की पहाड़ों के अंदर शिकायत रहती खेतों वगैरह की, सड़क वगैरह की, लेकिन ये आज दोपहर बाद लगभग 2:30-3 बजे के करीब, 2 से 3 बजे के दरमियान ये अचानक टो फेलियर हुआ है। टो फेलियर उसको बोलते हैं जो ऊपर से सारा गिर करके आ गया, और वो काफी उसका जो स्लर्ज है वो सारा सब आगे चला गया। पिथौरागढ़ में तवाघाट सोबला रोड खोलने के दौरान एक जेसीबी मशीन भारी बोल्डर्स की चपेट में आने से खाई में जा गिरी। ये हादसा खेत के पास हुआ। जेसीबी मशीन के खाई में गिरने से पहले ही ऑपरेटर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। असल में बीआरओ की जेसीबी मशीन जब रोड से मलबा हटा रही थी, तभी पहाड़ी से आए भारी बोल्डर ने मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। बोल्डर की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही मशीन गहरी खाई में जा पहुंची। और खबर हरिद्वार से, यहां पर गंगा नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया और खोजबीन में जुटी एसडीआरएफ को फिलहाल युवक का पता नहीं लग पाया है। और बता दें आपको कि युवकों को एसडीआरएफ ने बचा लिया है। मामला कांगड़ी गांव के पास का है। जानकारी के अनुसार अपनी भैंसों की रखवाली के लिए 4 युवक नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे टायर ट्यूब की मदद से क्रॉस कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां पर मधमहेश्वर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुल 293 लोगों का रेस्क्यू किया गया और सभी लोगों को अब वहां से निकाल लिया गया है। लोगों को हेलीकॉप्टर और मैनुअल दोनों तरीकों से बाहर निकाला गया है। इसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका भी रही है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ ने पूरी ताकत झोंक दी है। रेस्क्यू पूरी तरीके से सफल और सुरक्षित रहा है। आपको बताते चलिए कि पुल टूटने की वजह से यात्री फंस गए थे और करीब 2 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में हनुमान जी का पुराना मंदिर जीवीके जल विद्युत परियोजनाओं की झील में समा गया है। मंदिर के साथ खड़ा पीपल का पेड़ भी देखते ही देखते अलकनंदा नदी में बह गया। वीडियो श्रीनगर गढ़वाल के फरासू के पास का है। यहां लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से भूस्खलन की आशंका बढ़ी हुई है। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे नदी में पूरा मंदिर समा गया। बारिश के बाद से ही नदियां उफान पर हैं, जो लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही हैं। अरे काशीपुर में बुधवार को एक और मकान ढह गया और ढेला नदी में समा गया। घटना काली बस्ती स्थित ढेला नदी के किनारे की बताई जा रही है। पहाड़ पर हुई बारिश के कारण ही ढेला नदी में से लगातार भूकटाव हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों के घरों को पहले ही खाली करा लिया था। भूकटाव के चलते नदी किनारे रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये मकान ढेला नदी में पूरी तरीके से समा गया। हालांकि पहले ही जो यहाँ लोग रह रहे थे उनसे घर खाली करा दिया गया था। ये तस्वीरें काशीपुर से सामने आई हैं। और वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर में कई गांवों में अब भी सड़क नहीं है और एक बीमार बुजुर्ग को देर रात गांव के कुछ लोग डोली में अस्पताल लेकर गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मोबाइल फोन की रोशनी में युवकों ने डोली में बिठाया, बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। और सयूनी और पथरोला में सड़क नहीं होने से लोग लंबे वक्त से परेशान चल रहे हैं। साल 2009 और 2013 में राज्य में हुए तेल बिल घोटाले में 2 पूर्व सीएम के साथ ही तब के स्वास्थ्य मंत्री और अफसरों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उस वक्त किसी अधिकारी ने इन बिलों पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की थी। और यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जब सीएम ऑफिस से बिलों को सत्यापित किया गया
पैसे भी निकाल लिए गए तो सभी की मिली भगत साफ दिख रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि 1 हफ्ते में बताएं कि दोषियों पर क्या एक्शन लिया गया है और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो गृह सचिव को केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साल 2009 और 2013 में रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे और इस दौरान 4 जिलों में सीएम की फ्लीट से लिए टूर ऑपरेटरों से गाड़ियां मंगाई गई हैं और उनका पूरा भारी भरकम बिल बनाया गया। माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया कि जो संलिप्त थे इस कल्प्रिट उन पर स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक क्या एक्शन लिया गया है। साथ में ये भी कहा कि जो क्योंकि ये मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित मामला था तो क्या उस समय के तत्कालीन मिनिस्टर्स पर और उनके ऑफिसर्स सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों एवं ट्रेजरी ऑफिसर्स पर क्या एक्शन लिया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता रायपुर पहुंचे हैं। यहां पर प्रीतम सिंह का स्वागत किया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और यहां पर नवंबर में चुनाव प्रस्तावित हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली का बिल बढ़ने वाला है। पावर कॉर्पोरेशन को उत्तराखंड नियामक आयोग से बिजली बिल बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पावर परचेज और फ्यूल चार्ज के नाम पर बढ़ी हुई रकम बिजली के बिल में जोड़ी जाएगी और अधिकतम 20% तक ये राशि बिल में जुड़कर आ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि बाजार में महंगी बिजली मिल रही है और उसका असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन हर रोज 20 से 25 मिलियन यूनिट बिजली खुले बाजार से खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। ये नहीं है कि हर महीने पैसा भरना ही भरना, भार नहीं पड़ेगा हर महीने। वो भार पड़ेगा तब जबकि महंगी बिजली खरीद के इनको बिजली सप्लाई देनी है 24/7। और दूसरा इसमें यह है कि जो चीज ये दे रहे हैं वो आज भी दे रहे हैं, वो आज देते हैं ट्रू अप के टाइम पे। जो ट्रू अप मिलता है उनको जब नवंबर में टैरिफ लाते हैं तो ये पिछले साल का ट्रू अप इस साल देंगे, जो मार्च में इनको डिक्लेयर करेंगे। तो वो भी इनको हमें पास ऑन करना ही पड़ता है क्योंकि जो खर्चा जेन्युइन खर्चा बराबर जिसका हुआ वो देना ही पड़ता है। पिथौरागढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मौत को दावत देती सड़कों ने यहां पर पर्यटन कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। हालात ये कि बरसात के सीजन में पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% बंद ही रही हैं, जिस कारण सैलानी खोजने पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती ताल, मुंसियारी, नारायणाश्रम और मिलम ग्लेशियर सैलानियों को खास आकर्षित करते हैं। इन पर्यटन स्थलों में हर साल देश दुनिया से लाखों सैलानी भी पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ये विश्व विख्यात पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। यहाँ धारचूला और मुंसियारी तहसील में सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन यहीं की ज्यादातर सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिससे सैलानी तो दूर लोकल लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। हालात ये कि लिपुलेख रोड के खराब होने के चलते आदि कैलाश यात्रा तक को रद्द करना पड़ा। आपका पूरी फुलवारियां होती हैं और जिनको देखने के लिए टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन सड़क ही जब मोटर सड़क ही नहीं है, पैदल सड़कों की तो दयनीय स्थिति है ही है, जब मोटर सड़क ही नहीं है तो कैसे टूरिस्ट वहां जाएगा। इस सीजन में पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें 90% मौकों पर बंद रही और जब रोड खुली भी तो मौत को मात देने वाला सफर रहा। इन सड़कों की देखरेख करने वाले विभाग कहीं कोई कोशिश करते हुए नजर भी नहीं आते। तो इसमें भी जो भी वर्किंग एजेंसी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या बीआरओ हो या पीएमजीएसवाई है, तो उनको यही निर्देश रहेगा कि अपनी मशीनरी को बिल्कुल गियर अप रखें ताकि हमारा रिस्पांस टाइम ठीक ठाक हो और जितने जल्दी हम लोग रोड को खोल लेंगे उतने जल्दी ही जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो पाए। सैलानियों को लुभाने वाले पर्यटन स्थल हजारों लोगों के रोजगार का भी जरिया हैं, तो आदि कैलाश यात्रा से कुमाऊं मंडल विकास निगम को भी फायदा होता है। लेकिन जब इन इलाकों तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए तो तय है कि नुकसान चौतरफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने अभियान चलाया है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा अवैध भट्टियों को तोड़ा गया है। 10 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। आबकारी सचिव और आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल का कहना है कि देसी और अवैध शराब को लेकर कई शिकायतें भी मिली हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग का कहना है कि कार्रवाई की पूरी डिटेल 20 अगस्त को दे दी जाएगी। एक्साइज का डिपार्टमेंट है, हमारे फील्ड कर्मचारी और अधिकारी वो सब संयुक्त रूप से अभियान को चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार हमें सफलता मिल रही। हरिद्वार में भी कई कच्ची अवैध शराब के कारोबारी पकड़े गए हैं और उनका सामान भी बरामद हुआ है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में भी लगातार 3-4 दिन में धरपकड़ की कार्रवाई हुई है। और वहीं हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बेखौफ चोरों की टोली ने एक किराने की दुकान को निशाना बना लिया। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना लक्सर के बहादुरपुर गांव की है, जहां पर बीती रात करीब 2:30 बजे 6 चोरों ने धावा बोला और शटर तोड़कर सामान ले उड़े। चोरों ने दुकान में रखे कैश पर भी हाथ साफ किया। पीड़ित का कहना है कि करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मिनरल मार्ट की व्यवस्था लागू होने जा रही है, यानी कि किसी को मकान बनाना है तो उसके लिए रेता, बजरी जैसी सामग्री के लिए भटकना नहीं होगा। मिनरल मार्ट पर सिर्फ ऑर्डर देना होगा और सामान सीधे आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ये अच्छी खबर। पूरी जानकारी क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड सरकार को हर साल खनन के कारोबार से 800 करोड़ की इनकम होती है, लेकिन कालाबाजारी और अवैध खनन ना हो तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मिनरल मार्ट बनाने का ऐलान किया है। ऑनलाइन वेब पोर्टल पर रेता, बजरी का ऑर्डर कर सकते हैं और बिना किसी समस्या के घर पर ही सामान मंगा सकते हैं। वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए एक खनिज प्रसंस्करण पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे एक और इन खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहीं लोगों को भी सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से उनके घर तक पहुंचकर मिल पाएंगे। ऑनलाइन मिनरल मार्ट में सभी स्टोन क्रशर संचालक, रेता बजरी का कारोबार करने वाली फर्म, खनन कारोबार करने वाले लाइसेंस धारकों के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की भी लिस्ट होगी और उनके पास स्टॉक का ब्यौरा भी होगा। ऑनलाइन ऑर्डर मिलते ही खनन विभाग खनिज ले जाने की परमिशन जारी कर देगा। तो उसमें जब देगा सब लीगल पर्ची पे होगी, लीगल रवाना होंगे, उसमें लीगल बिल होंगी, उसमें जीएसटी पीएसटी सब चीज उसमें आकलन होगा। इस प्रकार चोरी का संभवता ही नहीं। यूपी में 2018 से ही मिनरल मार्ट लागू है और अब उत्तराखंड में ये योजना परवान चढ़ी तो न सिर्फ अवैध खनन और कालाबाजारी पर रोक लगेगी, साथ ही रॉयल्टी से लेकर जीएसटी तक भी राज्य सरकार को अच्छी इनकम होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।